Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture, we are going to learn all about the two chapters. First chapter is a source of energy, ऊर्जा के स्रोत, and the second chapter is a fuel and combustion, ईंधन और दहन. तो समझते हैं दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या चैप्टर है दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत. उसका जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसे कि उष्मागतिकीय निकाय के नाम से जानते हैं. तो उष्मागतिकीय निकाय क्या है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप सभी के लिए लिखा हुआ है. समझिएगा, जिस निर्धारित क्षेत्र या स्थान के अंतर्गत कोई दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे निर्धारित क्षेत्र है या फिर स्थान है, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है दोस्तों, उष्मागतिकीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है. तो उस निर्धारित क्षेत्र या स्थान को ही सिस्टम या फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं. क्या है दोस्तों, समझिएगा, जैसे कि ये एक निर्धारित क्षेत्र दे दिया गया है आप सभी को, ठीक है. अब इसके अंतर्गत क्या करना है, आपको उष्मागतिकीय क्रियाओं का अध्ययन करना है. तो जो ये निर्धारित क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या करना है, आप सभी को उष्मागतिकीय क्रियाओं का अध्ययन करना है. तो यही निर्धारित क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, एक निकाय कहलाएगा. क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा. और इसी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं. तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है. यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में. जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो फिक्स हो सकता है और वो परिवर्तनशील भी हो सकता है, मतलब चेंजेबल भी हो सकता है. कोई भी निकाय का आयतन होता है जो, वो फिक्स्ड और परिवर्तनशील हो सकता है. चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो बाउंड्री दिया गया है. बाउंड्री मतलब सीमा, वह स्थायी या काल्पनिक रेखा, जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन, जो निकाय और परिस्थान सराउंडिंग को अलग करे, वह सीमा कहलाती है. तो समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा चीज़ बताया गया है. बाउंड्री क्या होती है समझिएगा. जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया कि ये क्या है, एक सिस्टम है. ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक सिस्टम है. और मैंने बताया आप सभी को, ये एक क्या है, सराउंडिंग है. ये क्या है, एक सराउंडिंग है. समझिएगा, रेड डॉटेड लाइन आप सभी की सिस्टम को बता रही है और जो ग्रीन है वो सराउंडिंग को बता रही है. और ये क्या है दोस्तों, बाउंड्री लाइन है. ये क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या है, बाउंड्री लाइन है. तो समझिएगा, अब जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है वो क्या होगा, हमारा बाउंड्री होगा. और बाउंड्री क्या है हमारा, ये ग्रीन से जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने अभी कलरिंग किया, ये हमारा बाउंड्री है. तो समझिएगा, जो सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग करता है वही हमारा क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है. बाउंड्री मतलब सीमा कहलाती है. समझिए दोस्तों, सराउंडिंग मतलब परिस्थान. परिस्थान क्या है, किसी निकाय की सीमा के बाहरी भाग को परिस्थान कहते हैं. ये देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए एक फ्लो शीट डायग्राम लेके आया हूँ, जिससे आप सभी को और ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री लाइन क्या होती है. समझिए, ये एक सिस्टम है जिसको मैंने कलरिंग कर दिया है. ये क्या है दोस्तों, सिस्टम है. और सिस्टम का जो ये बाहरी वाली लाइन है जो ऐसे ऐसे गई है, ये हमारी क्या है, बाउंड्री है. और ये सारा जो सिस्टम के बाहर का है सब कुछ, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा. तो सिस्टम्स, बाउंड्री एंड सराउंडिंग में आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब समझते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ सिस्टम, कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं. क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक क्लोज सिस्टम है. क्लोज सिस्टम मतलब बंद निकाय. यदि निकाय के सीमा के अंतर्गत द्रव्यमान मतलब मास स्थिर रहे और ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, बंद निकाय कहते हैं दोस्तों. मतलब कहने का इतना ही है, अगर कहीं पे भी मास हमारा कांस्टेंट है, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, बंद निकाय है, मतलब क्लोज सिस्टम है. तो क्या है दोस्तों, जैसा सिलेंडर विथ मूविंग पिस्टन, जो सिलेंडर है वो क्या कर रहा है, पिस्टन के साथ मूव कर रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, एक हमारा क्या है, बंद निकाय का एग्जाम्पल है. प्रेशर कुकर क्या है दोस्तों, बंद निकाय का एग्जाम्पल है. रेफ्रिजरेटर क्या है दोस्तों, बंद निकाय का एग्जाम्पल है. आई थिंक दोस्तों आप सभी को बंद निकाय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप समझते हैं ओपन सिस्टम, यदि द्रव्यमान और
ऊर्जा दोनों सीमा के आर पार हो सकते हैं तो निकाय खुला निकाय कहलाता है, जैसे स्टीम जनरेटर, स्टीम बॉयलर। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी सिस्टम है तो उसके अंतर्गत जो मास और एनर्जी है, वो मास और एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है किसके साथ में दोस्तों, सराउंडिंग के साथ में। तो वो निकाय हमारा क्या कहलाएगा, खुला निकाय कहलाएगा। देखिए दोस्तों, जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, मास स्थिर रहता है, मतलब द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इस वजह से वो क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम कहलाता है। लेकिन जिस जगह पे मास हैज वेल हैज, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा का दोनों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है दोस्तों, स्टीम जनरेटर और स्टीम बॉयलर हमारा ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम बताया गया है, विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या है दोस्तों, समझिएगा। यदि निकाय के सीमा के आर पार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण ना हो सके तो ऐसा निकाय हमारा विलगित निकाय कहलाता है, जैसे थर्मस, फ्लैक्स और हॉट गैस। तो समझिएगा दोस्तों, ये जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं दोस्तों जहाँ पे ना तो एनर्जी का और ना ही तो क्या हो दोस्तों, मास का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। मतलब ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ना तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विलगित निकाय या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यदि दो निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ ऊष्मागतिकीय संतुलन मतलब कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वह आपस में भी उसमें संतुलन मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही लॉ हमारा क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दोस्तों कहने का मतलब ये है, समझिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीसरा निकाय सी भी क्या हो दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा ए सी है और सी बी सी है वो दोनों भी क्या होगा दोस्तों, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और ये जो पूरा होल सिस्टम है ये क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर कोई दो निकाय मतलब अगर कोई दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे सिस्टम के साथ, तो क्या होगा, तीनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। मैं आप सभी को एक एग्जांपल के साथ इसे और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आप ये ले लीजिए, जैसे आपके पास एक ग्लास है, देखिएगा दोस्तों, हमारी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है। ग्लास में क्या है दोस्तों, हॉट वाटर है। क्या है, ग्लास के अंदर क्या प्रेजेंट है, हॉट वाटर, समझिएगा। अब आपके पास एक ग्लास और है, इस ग्लास के अंदर कोल्ड वाटर है। क्या है, ठंडा पानी है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। अब ये दोनों ग्लास को क्या करिए आप, एक टेबल में ले जाकर छोड़ दीजिए। समझ लीजिए ये एक टेबल है, यहाँ दोनों क्या आ गए, आपके ग्लास आ गए। समझिएगा, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आप सभी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको लिख के आते हैं तो एग्जामिनर भी इस एग्जांपल को देख के खुश हो जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, ये हमारा टेबल है और ये दोनों हमारे ग्लासेस ऑफ वाटर हैं। इसमें से एक हमारा हॉट वाटर है और दूसरा वाला कोल्ड वाटर है। तो क्या करना है, ये दोनों ग्लास ऑफ वाटर को एक रूम टेम्परेचर पर ले जाके छोड़ देना है, मतलब एक रूम के अंदर ले जाकर छोड़ देना है। आप देखेंगे कुछ घंटों के बाद जो दोनों ग्लास के पानी थे वो उनकी जो वो होगी हॉटनेस या कोल्डनेस होगी वो एक कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब दोनों का जो कोल्डनेस होगा एक बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या फ़र्क आया, जो हॉट वाला पानी था हमारा वो भी धीमे 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 क्या हुआ, एक रूम टेम्परेचर पे आ गया, और जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला पानी था वो क्या हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ, एक रूम टेम्परेचर पे आ गया।
तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो दोनों ग्लासेस ऑफ वाटर थे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। किसके द्वारा आ गए, एक रूम टेम्परेचर के द्वारा। मेरे समझाने का मतलब यही था दोस्तों कि अगर आपके पास दो ग्लास ऑफ वाटर है, एक में गर्म पानी है और दूसरे में ठंडा पानी है, तो दोनों को अगर आप एक रूम टेम्परेचर पे ले जाकर छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे आप जो दोनों का ग्लास का पानी है वो एक जैसा हो जाएगा, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और जो दूसरा वाला था ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों क्या हुए, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कंटेन कर लिए। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का लॉ है। एक बार फिर से समझ लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का लॉ क्या है। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागतिकीय संतुलन मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो आपस में ऊष्मागतिकीय संतुलन में भी होंगे, मतलब वो तीनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यही था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहें, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज नॉन हैज एनर्जी। किसी भी चीज की कार्य करने की क्षमता ही हमारी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उपजाया जा सकता है। समझिएगा दोस्तों, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। आप सभी ने पढ़ा होगा एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी को क्या कर सकते हैं हम सभी, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि विद्युत मोटर हो गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। एक एग्जांपल देखिएगा, एनर्जी का क्या हो सकता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता एनर्जी होती है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाता है। इसका खाली क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ये सब हमारा हो गया एनर्जी के बारे में। अब समझते हैं एनर्जी का एग्जाम्पल। जैसे क्या हुआ, आपके घर में बिजली आती है, क्या आती है, बिजली मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, तभी तो आपका जो फैन होता है वो घूमता है। फैन घूमता है, आपको हवा मिलती है, किसके द्वारा दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है आप सभी को, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो आपके घर में बिजली आ रही है उसको आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी तो आपका फैन घूमता है। तो फैन क्या हुआ है, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। चलते हैं दोस्तों आगे समझते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ एनर्जी। ऊर्जा से ही कार्य संभव है। क्या है दोस्तों, ऊर्जा से ही मतलब एनर्जी से ही वर्क डन हो सकता है। इसलिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यक है। क्या है मतलब, ऊर्जा से ही कार्य संभव है, इस वजह से ऊर्जा ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि एक मानव के अंदर अगर ऊर्जा नहीं होगी वह चल नहीं सकेगा और ना ही कोई कार्य कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आप खाते हैं पीते हैं तभी तो आपके अंदर क्या आता है दोस्तों, एनर्जी आती है। होता नहीं है कि अब मैं ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गई। तो एनर्जी की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि एनर्जी के बिना वर्क डन नहीं हो सकता है। कोई भी कार्य एनर्जी के बिना संभव नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, यदि निकाय की सीमा के आर पार ऊष्मा का स्थानांतरण न हो, चाहे सीमा के दोनों और तापमान में जितना अंतर हो, इस तरह के निकाय को एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, कहने का क्या मतलब है, यदि निकाय की सीमा के आर पार ऊष्मा का स्थानांतरण न हो, मतलब और चाहे सीमा के दोनों तरफ तापमान में जितना भी अंतर हो, इस तरह के निकाय को एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। तो समझिएगा दोस्तों कहने का अर्थ क्या है।
इसका कहने का मतलब ये है कि सिस्टम के आर पार क्या हो, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। चाहे जितना भी वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, उसमें क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि ये एक सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम है या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस क्रिएट कर रहा है। इस तरह के निकाय में ऊर्जा केवल कार्य के रूप में परिस्थान मतलब सराउंडिंग को स्थानांतरित ट्रांसफर होती है। अगर इस तरीके का कोई सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, जो ऊर्जा है वो खाली वर्क डन के रूप में सराउंडिंग से ट्रांसफर हो सकेगा। तो जहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण ना हो सके, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो सके, उस जगह पे हम क्या कहेंगे कि ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही क्लियर आप सभी को नोट्स दिख रहा होगा। नोट्स के लिए कॉल मत करिएगा, ना तो मैसेज करिएगा, क्योंकि आप नोट्स अब यहाँ से देख के बना सकते हैं। मैंने एक डिजिटल नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। बस क्या करना है, वीडियो लेक्चर को रोकना है, पॉज करना है, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के अनेक स्रोत प्राकृतिक से ही प्राप्त होते हैं। जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से है, प्राकृतिक से, बाई नेचुरल प्रोसेस द्वारा जो जो प्राप्त होते हैं उन्हें देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल और थर्मल एनर्जी सोर्स। जो फॉसिल फ्यूल होता है वो क्या है, थर्मल एनर्जी सोर्स। कहाँ से प्राप्त है, इसको देखते हैं। हाइड्रो एनर्जी सोर्स, जल ऊर्जा स्रोत। टाइडल एनर्जी, सौर ऊर्जा, आप सभी को पता होगा, विंड एनर्जी सोर्स। पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, जैव ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। तो ये आपकी 7 प्रकार की एनर्जी है। मैं अब आप सभी को क्या करूंगा, ये 7 प्रकार की एनर्जी के बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वह ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग काफी समय से करते आ रहे हैं और प्राकृतिक में इनके सीमित भंडार होने के कारण इनके समाप्त होने की संभावना है। तो मतलब दोस्तों, इजी लैंग्वेज में बताएं तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर क्या है दोस्तों, बचे हुए हैं। लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर मतलब अब वो ख़त्म हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से एनर्जी होते हैं दोस्तों, हमारे कोल हो गए, पेट्रोल हो गए। पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल का यूजेज हो रहा है। डीजल ऑयल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, ख़त्म हो रहा है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल हो गए। और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, परंपरागत एनर्जी स्रोत क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए, जो कि काफ़ी समय से वर्क में कर रहे हैं, मतलब उनका उपयोग किया जा रहा है, और अब वो क्या हो दोस्तों, प्राकृतिक के अंदर सीमित समय के लिए या फिर सीमित क्वांटिटी में बचे हो, अब वो समाप्त होने की संभावना में आ चुके हो, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहेंगे। आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वह ऊर्जा स्रोत कुछ समय से करते आ रहे हैं और इनका शीघ्र समाप्त होना ही संभावना नहीं है। मतलब ऐसे एनर्जी सोर्स जो अभी जल्द ही हमने क्या किया हो दोस्तों, उपयोग में लेना चालू किया हो, और अभी वो जल्द में ही संभव नहीं है कि वो समाप्त हो सके, मतलब बहुत जल्द नहीं ख़त्म होगा। तो वो कौन सा एनर्जी सोर्स है हमारे, सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, समझिएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, जैव ऊर्जा, भूमि ऊर्जा, ये सब क्या है दोस्तों, हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। तो समझिएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो एनर्जी सोर्स है जिसे अभी हम जल्द ही उपयोग में
लाए हुए हैं, जल्द ही उसे क्या कर रहे हैं, कार्य में लेकर आए हुए हैं और इनका समाप्त होना अभी संभव नहीं है। मतलब ये क्या होगा दोस्तों, बहुत ही दिनों तक अभी और भी कार्य करेगा। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंदर आते हैं और इन्हें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, आप सभी को क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी, ज्वार ऊर्जा मतलब टाइडल एनर्जी। ये सारे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख देने हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। थर्मल सोर्स और फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स, ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत या जैव ऊष्मा ईंधन ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इन्हें जान लेते हैं। वह ईंधन जो जैविक पदार्थ के दाबने से तथा दाब व ताप के अंतर्गत कोयला, तेल या गैस के आदि में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे स्रोत को ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, थर्मल सोर्स और फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं, अब मैं बता रहा हूँ आप सभी को। ऐसे एनर्जी सोर्स दोस्तों क्या है, वह ईंधन जो जैविक पदार्थ के दाबने, मतलब समझिएगा दोस्तों, किसी भी एनिमल की बॉडी है, क्या है दोस्तों, कोई भी एनिमल डेड हो चुका है, वो क्या है दोस्तों, डेड हो चुका है मतलब वो मर चुका है, तो वो क्या हो रहा है, वो दब चुका है। कहाँ पे दब चुका है दोस्तों, धरती के अंदर दब चुका है। मिलियन बिलियन साल के बाद, मतलब जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब वहाँ पे जो ताप होता है और जो वहाँ पे प्रेशर होता है, उसके अंतर्गत जो जैविक पदार्थ है या फिर जो हमारा डेड डिकेइंग पार्ट ऑफ एनिमल है, वो क्या होता है दोस्तों, दाब और ताप के अंतर्गत कोयला, तेल या फिर गैस के आदि में परिवर्तित हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल सोर्स और फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स कहते हैं। आई थिंक दोस्तों आप सभी को थर्मल सोर्स और फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रो एनर्जी सोर्स मतलब जल ऊर्जा स्रोत क्या होता है। जल ऊर्जा में स्थित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और दाब ऊर्जा मतलब प्रेशर एनर्जी होती है। समझिएगा दोस्तों, जो हमारा जल ऊर्जा होता है, वाटर एनर्जी होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, तीनों एनर्जी क्या होती है, पाई जाती है। जल ऊर्जा का प्रयोग करके इससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों अब इसे हम एक फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं कि जल ऊर्जा को कैसे हम विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किसका प्रयोग करके, यांत्रिक एनर्जी का प्रयोग करके कैसे जल ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसे समझिए। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, जो वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी है उससे, इस कार्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड अ प्लांट विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो प्लांट हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ऑन अ लार्ज स्केल, काफ़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, फ्रॉम फ्लोइंग ऑफ वाटर, इस कार्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। एक ऐसा प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी बड़ी स्केल क्वांटिटी में। कैसे जनरेट करेगा वो, फ्लोइंग ऑफ वाटर से, तो उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहेंगे। तो अब हम पहले हाइड्रो पावर प्लांट की वर्किंग और इसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। ये मेरा फ्लो डायग्राम है। अब हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे यहाँ पे रहता है रिजर्वायर। रिजर्वायर का वर्क ये होता है कि ये वाटर को रिजर्व करके रखता है। रिजर्व मतलब अपने पास जमा कर रखता है। और ये डैम है। डैम को आप समझ ही रहे होंगे
ये पानी को रोकने का काम करता है। तो इस लेक्चर में डैम का बहुत ही ज़्यादा काम है, इस वजह से सबसे पहले हम डैम को कुछ ब्रीफली में समझते हैं। तो अब हम देखते हैं डैम कैसे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में वर्क करता है। सपोज करिए कि ये हमारा एक रिवर है, ये हमारा रिवर है। अब हमने यहाँ पे एक डैम को कंस्ट्रक्ट किया। ये हमारा डैम। तो अब हमको देखना है ये रिवर के बीच में डैम को हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो अब हमें ये देखना है कि डैम वर्क कैसे करता है। तो अब रिवर के इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है। तो डैम में हम ये करते हैं, जो रिवर होता है वो बढ़ता जाएगा, वो यहाँ से इसके जो वाटर है ये कैसे इस जगह पे फ्लो करेगा। इसके लिए जब हम लोग डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ नीचे बहुत ही ग्राउंड में जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल में जाता है रिवर के, इसको सेटअप करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग पाइप्स को रखते हैं इसके लिए। तो अब यहाँ से रिवर का पानी आया, इस साइड चलेगा। तो डैम के पास अब रिवर का पानी है, रिवर का वाटर मोर क्वांटिटी में आ गया। तो डैम ऐसा वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं इसमें अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में। तो ये हमारा डैम है, डैम के इधर रिजर्वायर मीन्स वाटर रिजर्व हो चुका है, जो अभी हमने पढ़ा। तो अब डैम में हमने एक टनल को लगाया, टनल मीन्स पाइप को लगाया। ये रिजर्वायर से कनेक्ट रहता है, इससे हम लोग वाटर को फ्लो कराएं। यहाँ मेरा पेन स्टॉक लगा है, यहाँ सर्ज टैंक लगा है, और यहाँ पे नोज़ल लगा है। तो हम पहले नोज़ल की वर्किंग समझते हैं। तो नोज़ल की वर्किंग ये होती है, यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है। वाटर के पास कौन सी एनर्जी है? वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है। वाटर रुका हुआ है, फ्लो कर रहा है, वाटर के पास पोटेंशियल, अब काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी जब वाटर रुका था, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो नोज़ल क्या करता है, यहाँ पे एकदम छोटा सा होल होता है वाटर के सप्लाई के लिए। ये जाके हमारे शाफ्ट या फिर आप टरबाइन कह सकते हैं, टरबाइन से टकराता है। जहाँ नोज़ल लगा होता है, इसका वर्किंग ये होता है कि ये जो मेरा वाटर होता है, वाटर को एकदम छोटे से होल से निकालता है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी और भी फास्ट हो जाती है। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी और भी फास्ट हो जाती है तो ये इतनी तेज वाटर का फ्लो होता है, जिससे ये मेरा शाफ्ट रोटेट होने लगता है। और जैसे हमारा शाफ्ट रोटेट होता है, वैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। ये है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्किंग। अब हम इसके कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पॉइंट पहला ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है। जैसे अभी हमने थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या कर रहे थे, थर्मल पावर प्लांट में हमने कोल को बर्न किया था। कोल को बर्न करने से क्या मिला हमको? हार्मफुल गैसेस मिला, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। लेकिन इसमें हमने किसका यूज़ किया? वाटर का। वाटर किसी भी तरीके से हमें हार्म नहीं करता है, तो ये मेरा पॉल्यूशन फ्री है। सेकंड पॉइंट है हमारा फ्लोट्स कंट्रोल। तो अब हम फ्लोट्स को जानते हैं। फ्लोट्स क्या होता है? फ्लोट्स मतलब बाढ़ समझ रहे हैं? बाढ़ आ जाती है, जहाँ पे पानी का
ज़्यादा फ्लो हो जाता है, जैसे किसी रिवर में पानी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है तो उसके आसपास जितने भी गांव या शहर होते हैं वहां तक पानी चला जाता है, तो उसी को हम बाढ़ कहते हैं। तो डैम के वजह से फ्लोट्स कंट्रोल रुके रहते हैं। डैम्स हमारे रिजर्वायर में रिवर के वाटर को कलेक्ट कर लेता है, इसकी वजह से रिवर में ज़्यादा वाटर नहीं आ पाता है और फ्लोट्स के आने की संभावना कम होती है, प्रोबेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का मतलब हम क्या समझते हैं? रिन्यूएबल का मतलब हम समझते हैं जो दोबारा से हम बना सकें। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसे बना सकते हैं, या फिर इसे रिन्यूएबल मतलब जो रीयूज कर सके, दोबारा से इसको रीजनरेट कर सके, रीयूज कर सके। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे हम वहाँ पे कोल का यूज़ कर रहे थे, तो कोल को एक बार यूज़ कर लेंगे तो वो बर्न हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसका दोबारा से थोड़ी ना यूज़ हो पाएगा। तो इस जगह पे हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं। वाटर को हमने एक बार यूज़ किया, फिर से 1 ईयर एगो फिर से एक बार बरसात हुई, वाटर मेरा फिर से आ गया। और उसके बाद भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम लोग वाटर को यहाँ हाई स्पीड से भेजते हैं टरबाइन या शाफ्ट के पास, तो वाटर इससे टकरा के यहाँ टेल रेस में आता है। टेल रेस हमारा वाटर को कलेक्ट करता है, इससे वाटर भी मेरा वेस्ट नहीं जाता है, इससे वाटर मेरा वेस्ट नहीं जाता है, वाटर भी मेरा रीयूज हो जाता है। तो अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं अपने, लाइफ 50 ईयर्स। मतलब इसको हम एक बार अगर कंस्ट्रक्शन हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो इसे हम कम से कम 50 साल तक तो यूज़ ही करते हैं, उसके पहले ये ख़राब नहीं होने वाला है। अब हम अपने पाँचवें पॉइंट पे आते हैं। पाँचवा पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट लो। जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, मतलब किसी भी इक्विपमेंट को या फिर कोई भी आपके पास वर्किंग इक्विपमेंट है, वो वर्क करते करते उसकी इफ़िशियंसी ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस जगह पे हम देखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा बहुत लो है, मतलब इसे हम आसानी से मेंटेन करा सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा पैसे का होता है, एक्सपेंसिव होता है इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसको जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इसका निर्माण जब किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जब निर्माण करते हैं हम लोग, तब बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाता है। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन कंस्ट्रक्ट कराता है, मैं आपको बता दें, ये हमारी सरकार द्वारा होती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो इसके एडवांटेज थे ये। अब हम थोड़े डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे हाई डिसएडवांटेज ये है, या फिर ह्यूज डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, वो ये है कि रिवर में जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, रिवर में भी प्लांट्स होते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं इससे। अब हम कहीं भी डैम लगा रहे हैं, तो मतलब डैम को अभी हम बताए थे काफ़ी अंडरग्राउंड तक रिवर के लेके जाते हैं, तब हमारा डैम कंस्ट्रक्ट होता है। बस अब हम पढ़ते हैं टाइडल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट में बस इतना ही था। टाइडल एनर्जी दोस्तों समझिएगा, ज्वार ऊर्जा। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही समुद्र में ज्वार उठते हैं। ज्वार क्या होते हैं दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, टाइडल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? टाइडल होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण समुद्र के अंदर क्या होता है दोस्तों? टाइडल उठते हैं, और उससे क्या होगा आप समझिए आगे। उच्च तथा निम्न ज्वार में तलों के अंतर के कारण ही ज्वार ऊर्जा उपलब्ध करा जा सकता है। तो समझिएगा दोस्तों, टाइडल एनर्जी के द्वारा भी क्या होता है दोस्तों?
टाइडल एनर्जी के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो अब हम समझेंगे टाइडल एनर्जी के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है एक फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू। जैसे कि अभी हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब जो हमारा वाटर एनर्जी था उसको कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किए थे उसके थ्रू जैसे उसको समझे थे, वैसे ही अब हम टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना समझेंगे। टाइडल पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होते हैं और इसकी वर्किंग क्या होती है। तो ये मेरा डायग्राम है। इसमें बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डैम की ज़रूरत होती है। तो हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद सी वाटर हमारा इस साइड में रहता है, और जब सी वाटर हाई टाइड में होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टाइड में होता है, उसे हम यहाँ से लीव करते हैं, इस पाइप से छोड़ देते हैं। जब इसे छोड़ा जाता है तो ये टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन को रोटेट करता है तब टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। उसके बाद ये पानी यहाँ चला आता है टाइडल बेसिन में, मतलब डैम के रिजर्वायर में आप कह सकते हैं। हम हाई टाइड को पढ़ चुके हैं, अब लो टाइड के बारे में पढ़ते हैं। तो लो टाइड कब आता है? लो टाइड जब मून अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता नहीं है तब लो टाइड होता है। मीन्स इसकी जो लहरें होती हैं वो सामान्य होती हैं, वो अपना जैसे हमेशा रहती हैं कांस्टेंट वैसे रहती हैं। लेकिन जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है मून का तब हाई टाइड आता है, और लो टाइड जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून का नहीं लगता है तब आता है। तो इसमें सी वाटर हमारा बहुत ही कम लेवल में होता है, बट जो हमारे पास डैम में वाटर होता है उसका यूज़ करके हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हम डैम को वाटर को इस पाइप से छोड़ते हैं और यहाँ से टरबाइन हमारा रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और इधर लीव कर जाता है सी वाटर में। तो ये हमारे लो टाइड के बारे में बात हो गई। वायु के प्रभाव को विंड मिल के ब्लेडों पर डाला जाता है। समझते हैं दोस्तों विंड एनर्जी क्या होता है। जो वायु होता है मतलब हवा होता है, उसके प्रभाव को क्या कहते हैं, विंड मिल के ब्लेड में डाला जाता है। इससे मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। इसके द्वारा विद्युत जनरेटर को चलाकर विद्युत एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। तो समझिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। विंड मिल में जो ब्लेड लगे होते हैं उसमें क्या कहते हैं, हम लोग वायु को डालते हैं, वायु के प्रभाव को डालते हैं। उससे क्या होगा, जो उसमें मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा दोस्तों, उसमें मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगी। इसके द्वारा जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो यही था हमारा विंड एनर्जी। अब आगे के टॉपिक को समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्लो शीट डायग्राम बना है। यहाँ समझिए क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है, पंखा बना हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं, वायु के प्रभाव को डाल रहे हैं। क्या होगा, इससे यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विद्युत जनरेटर लगा हुआ है, जिससे क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हुई है वो विद्युत जनरेटर के अंदर जाने के बाद विद्युत ऊर्जा में मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो जाएगी दोस्तों, कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं, पवन चक्की कहते हैं। और ये क्या है दोस्तों, हमारा एक विंड मिल है, जहाँ पे क्या हो रहा है, विंड मिल हवा के प्रभाव के द्वारा क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए दोस्तों अब सोलर एनर्जी समझ लेते हैं। सौर ऊर्जा क्या है, सौर मतलब सन, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। मतलब क्या है दोस्तों, जो सन है हमारा वो एनर्जी का क्या है, बहुत बड़ा भंडार है। सन के पास बहुत ही ज़्यादा क्या होती है दोस्तों, एनर्जी उपलब्ध है। तो इसे क्या कहेंगे, सन के पास ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो हमारा सन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है, क्या होता है दोस्तों, जो सन के द्वारा एनर्जी हम सभी को प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम सौर ऊर्जा कहेंगे। सन एनर्जी को हम क्या कहेंगे, जो मतलब सन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होगी उसे हम सौर ऊर्जा, अंग्रेजी में बोले तो सोलर एनर्जी कहते हैं।
कैसे होता है दोस्तों सन के द्वारा, समझिएगा। सौर की किरणें, ये देखिए क्या है, सूरज है हमारा, क्या है दोस्तों, सूरज है। सौर की किरणें क्या हो रही हैं दोस्तों, समझिएगा। सौर की किरणें हमारे आ रही हैं, उसको लेंस के द्वारा लिया जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको उसमें एनर्जी एक भट्टी या बॉयलर के अंदर लेके आएंगे, जो कि क्या करेगा, ऊपर से भाप उत्पन्न करेगा और इसको टरबाइन और इंजन के अंदर लेके जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको टरबाइन और इंजन के अंदर लेके जाएंगे, जहां पे क्या होगा, विद्युत जनित्र, मतलब विद्युत को यहाँ पे क्या करा जाएगा, बना लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, विद्युत शक्ति यहाँ हमें क्या होगी दोस्तों, मिल जाएगी। तो फिर से समझिए क्या हो रहा है, ऊर्जा को लिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, जो सौर की किरणें हैं उसको, रेस को लिया जाता है एक लेंस के द्वारा। उसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, उष्मा एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या ले जाएंगे, एक भट्टी के अंदर ले जाएंगे, जिसे हम बॉयलर के रूप से जानते हैं। उसमें पंप लगा होगा नीचे साइड में, और ऊपर क्या होगा दोस्तों, भाप उत्पन्न होगा। जो भाप उत्पन्न होगा उसे टरबाइन के अंदर ले जाएंगे, या फिर उसे आप इंजन कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे विद्युत जनित्र, मतलब विद्युत हमारा क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा विद्युत शक्ति हमें मिल जाएगा। तो यही होता है हमारा ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम एनर्जी। तो यह क्या है दोस्तों, सोलर एनर्जी है। अब समझ लेते हैं दोस्तों बायोमास एनर्जी क्या है। जैव पदार्थ जैसे वृक्ष, फसलों, तालाबों, झीलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैव द्रव्य ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा भी कहते हैं। तो मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें क्या हो दोस्तों, पेड़ों से, तालाबों से, फसलों के द्वारा प्राप्त होती है, उसे हम बायोमास एनर्जी सोर्स कहते हैं। बायोमास ईंधन का विशेष गुण होता है कि यह सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संचलित कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो बायोमास ईंधन होता है हमारा, उसका ये विशेष गुण है कि ये सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संचलित कर लेते हैं तथा जलने पर उष्मा ऊर्जा के रूप में वापस करते हैं। तथा क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, इसके अंदर एक गुण होता है बायोमास एनर्जी सोर्स के अंदर, जो सूर्य की रेज होती हैं उसको अपने अंदर क्या होता है, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर संचलित कर लेता है, संचित कर लेता है, मतलब अपने अंदर रख लेता है। उसके बाद जब ये जलता है, बायोमास एनर्जी हमारा जो द्रव्य ऊर्जा है, वो जब जलता है तब क्या करता है, ऊर्जा के रूप में वापस कर देता है उसे। तो यह हो गया हमारा बायोमास एनर्जी, जय द्रव्य ऊर्जा। देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आप सभी की। बायोमास एनर्जी सोर्स को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले गोबर तथा पानी का मिश्रण लेके आएंगे। मिश्रण टैंक है यहाँ पे, गोबर तथा पानी को बायोमास टैंक ये हमारा दिया गया है। ये सतह है, निकास है, यहाँ निकास से क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने बायोमास एनर्जी, मतलब जो हमारा बायोमास एनर्जी सोर्स का प्रोडक्ट है, ये यहाँ से फॉर्म हो जाता है। अब समझिए दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो अन्य ईंधन की तुलना में बहुत कम मात्रा में खर्च होकर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस कौन से एनर्जी सोर्स हैं, ऐसे एनर्जी सोर्स हैं जो अन्य ईंधन, मतलब अन्य फ्यूल की तुलना में बहुत कम मात्रा में खर्चा भी होते हैं और बहुत ही अच्छा ऊर्जा हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा न्यूट्रॉन के नाभिक, मतलब न्यूक्लियस में होती है। नाभिक को तोड़ने या जोड़ने से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है उसको वो क्या होता है, न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में होता है। क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में पाया जाता है। नाभिकीय को तोड़ने या जोड़ने पर उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो नाभिक होता है उसको अगर हम देखिए दोस्तों, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा, फ्यूल एंड कंबशन। क्या है, फ्यूल एंड कंबशन, मतलब ईंधन और दहन। फ्यूल एंड कंबशन हमारा सेकंड चैप्टर है। तो अब सबसे पहले जानेंगे फ्यूल क्या होता है। वह पदार्थ जिसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम ईंधन कहते हैं। क्या है दोस्तों, एक
कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो दोस्तों, जले, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जले और ऊष्मा प्रदान करे, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये एक ईंधन है। ईंधन है मतलब ये फ्यूल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, लकड़ी, डीजल, क्या है दोस्तों, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या है, फ्यूल है, फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो ये सब क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलते हैं तो क्या करते हैं, ऊष्मा को प्रदान करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे ईंधन हो जाएंगे। ईंधन को भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा जाता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें किन किन भागों में बांटा गया है देख लेते हैं एक बार। ईंधन को भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा जाता है। कैसे होता है, ठोस ईंधन। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमारा ठोस ईंधन है, लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, पैराफिनिक वैक्स, ये सब क्या है दोस्तों, ठोस ईंधन है, मतलब सॉलिड फ्यूल है। और जो हमारे द्रव्य ईंधन है मतलब गैस वाले हैं, उन्हें समझ लेते हैं। एक सेकंड, गैस नहीं दोस्तों, लिक्विड ऑयल है। जो हमारे लिक्विड फ्यूल है वो क्या है, केरोसिन, मिट्टी, मतलब केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं मिट्टी का तेल, तेल, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे द्रव्य ईंधन है, मतलब लिक्विड फ्यूल है। अब दोस्तों हम समझते हैं अपने गैस ईंधन को। गैस ईंधन क्या है दोस्तों, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, मतलब कोल गैस तो आप समझ ही रहे हैं, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे गैसीय ईंधन है, मतलब गैसेस फ्यूल है। तो इनके किसके आधार पर इसे बांटा गया था दोस्तों, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें तो हमारे कितने प्रकार के ईंधन निकल के आए हैं, 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड में कौन कौन से हैं, लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल। जो लिक्विड है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल है। और जो हमारा द्रव्य है मतलब केरोसिन द्रव्य मतलब वही लिक्विड है। और जो गैसीय है उसमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, बायोगैस, ये सब निकल के आते हैं। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंबशन ऑफ फ्यूल, ईंधन का दहन। ईंधन का दहन क्या है दोस्तों, ईंधन दहन व रासायनिक प्रक्रिया है। समझिएगा दोस्तों, एक केमिस्ट्री की प्रक्रिया है ये, जिसके अंतर्गत ईंधन जैसे ज्वलनशील तत्व हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, कंबशन ऑफ फ्यूल है यह। ईंधन दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ईंधन मतलब फ्यूल जैसे ज्वलनशील तत्व, फ्यूल क्या है दोस्तों, ईंधन क्या है, ईंधन जैसे ज्वलनशील तत्व जैसे कौन कौन से, हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, कंबशन ऑफ फ्यूल कहेंगे, ईंधन दहन कहेंगे। देखिए दोस्तों, फ्यूल की क्लासिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे दिखाई गई है। तो फ्यूल की क्लासिफिकेशन कैसे दिखाई गई है देखिएगा। फ्यूल को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आया एक नेचुरल फ्यूल, और जो सेकंड है वो हमारा आर्टिफिशियल या फिर प्रिपेयर फ्यूल है जिसे बनाया गया। नेचुरल फ्यूल में आप 3 प्रकार के फ्यूल को देखें, अभी हमने पढ़ चुका है। जो हमारा सॉलिड था, लिक्विड था और गैसियस था। तो ये सब भौतिक रूप में बांटे गए थे। और उसके बाद जो हमारा आर्टिफिशियल फ्यूल है उसे कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में, सॉलिड, चारकोल, कोक, ठोस। ये सब भी क्या होते हैं, प्रिपेयर फ्यूल भी होते हैं। तो नेचुरल से हमें इन 3 प्रकार के फ्यूल मिले, और प्रिपेयर मतलब बनाए द्वारा, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, वो भी 3 प्रकार के फ्यूल मिले। तो अगर आप चाहते हैं क्लासिफिकेशन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ईंधनों का ऊष्मीय मान। 1 kg ईंधन को पूरी तरह से दहन करने पर प्राप्त ऊष्मा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। मतलब 1 किलो ईंधन को जब पूरी तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, जला देते हैं, तो उसमें जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्मीय मान कहेंगे। दोस्तों हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल समझते हैं ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान क्या होता है। किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान उसकी इकाई आयतन ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है। क्या है दोस्तों, किसी भी ईंधन का, कोई भी फ्यूल है, उसका उच्च ऊष्मीय मान क्या है,
उसकी इकाई आयतन के ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है, जबकि जल भाप संघनन कंडेंसेशन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू है। उसकी डिफिनेशन दी गई है। इसमें क्या बताया गया है, कोई भी ईंधन है तो उसका जो इकाई आयतन ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ से समझिएगा, उसकी इकाई आयतन ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ही हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, उच्च ऊष्मीय मान कहलाती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 kg मतलब 1 किलोग्राम ऑफ ईंधन है, मतलब फ्यूल है, उसे जब हम कंप्लीटली क्या कहते हैं दोस्तों, बर्न होने से पहले की जो ऊष्मा होती है, जब वो कंप्लीटली कम्बस हो जाती है, मतलब कंप्लीटली जब दहन हो जाती है, वो जब कंप्लीटली जलने होने वाली होती है, उससे पहले जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है, एक बार फिर बता रहा हूँ, समझ लीजिए। जब 1 kg ऑफ फ्यूल हमारा कंप्लीटली बर्न होने वाला होता है, उसके पहले जो ऊष्मा प्राप्त होती है हमें, वो हमारी उच्च ऊष्मीय मान कहलाती है। अब समझिएगा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू किसी ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान उसकी इकाई आयतन के पूर्ण दहन होने से प्राप्त वाली ऊष्मा हमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। समझिएगा दोस्तों, हायर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या हो रहा था, समझिए दोस्तों, एक तरफ में हायर कैलोरीफिक वैल्यू को रखता हूँ जहाँ पे H से डिनोट कर रहा हूँ, और एक तरफ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को। तो यहाँ समझिएगा हायर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या था, जब हमारा 1 kg ऑफ जो फ्यूल था, 1 किलोग्राम जो हमारा ईंधन था, वो जब पूरा जलने वाला होता है, उससे पहले जो हमारी ऊष्मा प्राप्त हुई थी, वो हमारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाया था। अब इसमें क्या है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में जब 1 kg ऑफ फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाता है, मतलब एकदम अच्छे से उसका कंबशन हो जाता है, अच्छे से 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल हमारा जो ईंधन है अच्छे से जल जाता है, तब हमारा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में डिफरेंस तथा इसकी आप सभी को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सीटेन नंबर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 100% पूछा गया है, पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। तो समझिएगा सीटेन नंबर क्या होता है, सीटेन अंक क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। जो भी बता रहा हूँ अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेन नंबर, सीटेन अंक हिंदी में कहा जाता है। डीजल इंजन में ईंधन की नॉकिंग लक्षण को सीटेन नंबर द्वारा बताया जाता है। देखिए दोस्तों, डीजल इंजन में क्या होता है, जो ईंधन की नॉकिंग लक्षण होते हैं उसे क्या होते हैं दोस्तों, सीटेन नंबर द्वारा बताया जाता है। इस आधार पर सीटेन C16 H34 काफ़ी जल्दी जलता है। क्या होता है दोस्तों, इस आधार पर जैसे कि एक बताया जा रहा है, जो सीटेन C16 H34 है वो काफ़ी जल्दी क्या होता है दोस्तों, जलता है, और इसका सीटेन नंबर क्या होता है, 100 माना गया है। जो सीटेन नंबर बहुत जल्दी जलता है उसे क्या होता है, उसका सीटेन नंबर 100 माना जाता है। जबकि अल्फा मिथिल नैप्थलीन, समझिएगा दोस्तों, जो अल्फा मिथिल नैप्थलीन है C11H10 प्राप्त देर से जलता है, इसलिए इसका अंक सीटेन नंबर द्वारा 0 माना गया है। समझिएगा दोस्तों, सीटेन नंबर क्या होता है दोस्तों, ईंधन की नॉकिंग लक्षण को सीटेन नंबर द्वारा बताया जाता है। सीटेन नंबर अगर कोई इसमें एक एग्जांपल लिया गया है C16H34, क्या होता है, बहुत जल्दी जलता है, तो इसका सीटेन नंबर क्या है, 100 माना गया। जबकि जो हमारा अल्फ़ा मिथिल नैप्थलीन है C11H10 बहुत देर में जलता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, इसका सीटेन नंबर 0 माना गया है। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों, जो बहुत जल्दी जलता है या फिर जिसकी जलने की जो प्रोसेस होती है वो अच्छी होती है, उसका सीटेन नंबर अच्छा होता है, और जो बहुत देर में जलता है उसका सीटेन नंबर क्या होता है दोस्तों,
बहुत ही ज़्यादा लोअर होता है। आई थिंक सीटेन नंबर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं दोस्तों क्या ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या क्या होती है। पेट्रोल इंजन में नॉकिंग के लक्षण को, उसमें क्या था दोस्तों, डीजल का था, इसमें क्या है पेट्रोल इंजन में नॉकिंग के लक्षण को बताने के लिए ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है। इस आधार पर एन हेप्टेन बहुत तेज से नॉकिंग करता है, इसलिए इसका नॉकिंग नंबर 0 माना गया है। इसके विपरीत आइसो ऑक्टेन बहुत कम नॉकिंग करता है, इसलिए इसका नंबर 100 माना गया है। तो देखिए डीजल इंजन में नॉकिंग के लक्षण को बताने के लिए क्या करता है, पेट्रोल इंजन में नॉकिंग के लक्षण को बताने के लिए हम ऑक्टेन नंबर का उपयोग करते हैं, जहाँ पे एन हेप्टेन बहुत ही तेज नॉकिंग करता है, इसलिए इसका नॉकिंग नंबर क्या है दोस्तों 0 माना गया है। और आइसो ऑक्टेन बहुत कम नॉकिंग करता है, इसलिए इसका जो वो है क्या है दोस्तों, ऑक्टेन संख्या है, उसे 100 माना गया है। तो समझिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली क्या बात है, समझने वाली ये बात है जो बहुत कम नॉकिंग करेगा उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। जो बहुत ज़्यादा नॉक करेगा उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लो होगा। तो आई थिंक दोस्तों सीटेन नंबर होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विस्कोसिटी है, जिसे हम हिंदी में संयांता के नाम से जानते हैं। द्रव्य प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, लिक्विड प्रभाव के अंतर्गत अणुओं के बीच होने वाले घर्षण प्रभाव का विरोध करता है, इसको संयांता कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, संयांता हमारा जो लिक्विड प्रभाव होता है उसके अंतर्गत अणुओं के बीच होने वाले घर्षण प्रभाव का जो विरोध करता है उसे हम संयांता के रूप से जानते हैं। यही कारण है पतले द्रव्य जैसे पानी आसानी से बहते हैं, जबकि गाढ़े द्रव्य धीरे धीरे बहते हैं। अब आगे समझिएगा दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ पे। यदि द्रव्य ईंधन गाढ़ा है जिससे दहन प्रणाली में वह विभिन्न अंगों से लीक न हो और पिस्टन सिलेंडर जैसे भागों पर निर्धारित स्नेहक लुब्रिकेशन भी कर सके, इसे गतिक संयांता मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। यह वह तापमान है जिस पर कोई द्रव्य क्या है दोस्तों, जिस पे कोई द्रव्य ईंधन अपनी ठोस अवस्था धारण कर लेता है। क्या है दोस्तों, जिस पे कोई द्रव्य ईंधन क्या करता है, अपनी ठोस अवस्था को ग्रहण कर लेता है। सभी ईंधनों का तापमान कम करने पर उनकी संयांता बढ़ती है और उनका प्रभावित होना कठिन हो जाता है। क्या है दोस्तों, अगर कोई भी ईंधन है उसका तापमान कम करेंगे तो उसकी क्या होगी, संयांता बढ़ जाएगी, लेकिन उसका प्रभावित होना कठिन हो जाता है और इसके साथ द्रव्य ईंधन के रूप में उपयोगित घटती जाती है। आई थिंक आप सभी को सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। खाली क्या समझना था, बस इतना ही पॉइंट समझना था कि यह वह तापमान है जिस पर कोई द्रव्य ईंधन अपने ठोस अवस्था को धारण कर लेता है, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यह वह तापमान है जिस पर कोई द्रव्य ईंधन अपनी ठोस अवस्था पर धारण कर लेता है। सभी ईंधनों का तापमान कम करने के पर संयांता बढ़ती है और इनकी प्रभावित होना कठिन हो जाती है और इसके साथ द्रव्य ईंधन के रूप में उपयोगित घट जाती है। तो ये सब मैंने आप सभी को बता दिया है। जिस न्यूनतम ताप पर द्रव्य ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसका जमांक इस न्यूनतम ताप से लगभग 15 डिग्री सेल्सियस नीचे होना चाहिए। क्या है दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा, जिस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य ईंधन का प्रयोग किया जाता है, क्या है दोस्तों, जो सबसे कम क्या है तापमान है जहां पर हम क्या करते हैं अपने द्रव्य ईंधन का प्रयोग करते हैं, उसका जमांक पॉइंट इस न्यूनतम तापमान से लगभग क्या होता है दोस्तों, 15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे होना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों फ्लेम पॉइंट पढ़ने के बाद इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। उस लेक्चर में हम सभी क्या पढ़ेंगे मैं आप सभी को पहले ही बता दे रहा हूँ। उस लेक्चर के अंदर हम सभी पढ़ेंगे जो पिन कटर नकल जॉइंट का एक चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, और हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा मैकेनिकल पोर्शन का बीएमसी के अंतर्गत जो लास्ट पोर्शन है वो हमारा लुब्रिकेंट का है। लास्ट चैप्टर उसको पढ़ के हम मैकेनिकल पोर्शन को ख़त्म कर देंगे, देन सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी हम फ्लेम पॉइंट को जान लेते हैं कि फ्लेम पॉइंट क्या होता है। ये किसी द्रव्य ईंधन मतलब यह किसी लिक्विड फ्यूल का न्यूनतम तापमान है
न्यूनतम मतलब मिनिमम टेम्परेचर है जिस परमाणु दशाओं में इसका प्रज्वलन मतलब इग्निशन होता है, और जब कोई फ्लेम इसके समीप मतलब इसके पास लाई जाती है तो वह कम से कम 5 सेकंड के अंदर जल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा फ्लेम पॉइंट कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए दोस्तों क्या होता है फ्लेम पॉइंट हमारा। ये किसी लिक्विड फ्यूल का न्यूनतम टेम्परेचर है, मतलब लिक्विड फ्यूल का एकदम मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर मानव दशाओं के इग्निशन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जिस पर मानव दशाओं में इसका इग्निशन होता है, और जब कोई फ्लेम क्या होता है दोस्तों, जब कोई फ्लेम इसके समीप लाई जाती है मतलब इसके पास लाई जाती है तो वो कम से कम 5 सेकंड के अंदर जलने लग जाता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा फ्लेम पॉइंट कहलाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।